हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आइए आज देखते हैं एक न्यू टॉपिक, आवेशन की विधियां। भौतिक विज्ञान में क्लास 12 का ये चैप्टर 1 चल रहा है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसी में हम लोग आज पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, यानी किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है या कैसे उसे अनावेशित किया जाता है, कैसे किसी वस्तु को चार्ज किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है ना? तो चलिए एक नया हेडिंग के साथ आज हम लोग अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आवेशन की विधियां। कि आवेशन की विधियां क्या होती हैं। ठीक है, आवेशन की विधियां हम लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे ना तो हम लोग बना सकते हैं ना उसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है ना? आवेश क्या है? यह एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमेशा किसी न किसी माध्यम से स्थानांतरित होकर हमें प्राप्त होता है ना? यानी हम कह सकते हैं कि आवेश जो होता है, आवेश यह स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होकर ये हमें मिलता है ना? ये जब किसी भी दूसरे रूप में, यानी ऊर्जा का किसी भी दूसरे रूप में ये अवस्थित रहता है जो हमें स्थानांतरित होकर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लें कि अगर कांच की नली हमारे पास है, सपोज दैट, और एक रेशम का कपड़ा है हमारे पास, है ना, इसमें अगर हम लोग घर्षण करेंगे इसमें अगर हम लोग घर्षण करेंगे तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होने से ये प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, यानी ये धन आवेशित हो जाता है और ये ऋण आवेशित होता है, और इस प्रकार हमें आवेश की प्राप्ति होती है। क्या होता है? आवेश की प्राप्ति होती है ना? आवेश की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि आवेश ऊर्जा का वह रूप है, ठीक है ना, आवेश ऊर्जा का वह रूप है जिसे ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। यानी यह वह ऊर्जा है जो किसी दूसरे रूप में है और वो स्थानांतरित होकर हमें आवेश के रूप में मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि डायनेमो से भी, जैसे डायनेमो है, डायनेमो से जब ये डायनेमो का यहाँ से ऊपर जो प्लास्टिक की होती है, ये प्लास्टिक की व्हील होती है, जब ये डायनेमो जब यहाँ चक्का में ऐसे चक्का में ऐसे लगा रहता है, ये जितना रोटेट करता है उतना ही हमें विद्युत आवेश प्राप्त होता है, विद्युत आवेश की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? और जितनी विद्युत आवेश हमें प्राप्त होगी उसी हिसाब से धारा का प्रवाहन होता है, धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी, हमने क्या लगाया? मैकेनिकल एनर्जी लगाया, और हमें क्या मिल रहा है? हमें विद्युत आवेश के थ्रू धारा की प्राप्ति हो रही है ना? तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत आवेश एनर्जी यानी ऊर्जा की वह रूप होती है जिसे एक ना तो नष्ट करेंगे ना उसे हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। यानी ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये केवल ट्रांसफर हो सकता है। तो चलिए इसमें कुछ नोट्स हैं जिसे हम लोग लिख के इसे समझते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे कि विद्युत आवेश एक, क्या है ये? विद्युत आवेश एक संरक्षित राशि है, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। एक संरक्षित राशि जिसे हम लोग कंजर्व्ड क्वांटिटी कहते हैं। विद्युत आवेश एक संरक्षित राशि होती है,
होती है, यानी यानी आवेश ऊर्जा की वह रूप है जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो विद्युत आवेश ना तो इसे हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। मतलब तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ना इसे हम लोग बना सकते हैं, ये संरक्षित राशि है, और ना ही इसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, ना इसे हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, तो आखिर हमारे पास विद्युत आवेश मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो कहने का मतलब है कि विद्युत आवेश हमें केवल दूसरी एनर्जी से कन्वर्ट होके विद्युत आवेश हमें प्राप्त हो सकता है। यानी इसमें हम लोग लिखेंगे कि यह ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल विद्युत आवेश केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित हो सकता है ना। यह केवल ऊर्जा के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित होता है ना। कहने का मतलब है कि विद्युत आवेश ऊर्जा का वह रूप है जिसे ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे बना सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। यह केवल ऊर्जा का वह रूप है जिसे ऊर्जा के एक माध्यम से इसे हम लोग दूसरे माध्यम में केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लें, सपोज दैट कि हमारे पास एक कांच की नली है, ठीक है ना, एक हमारे पास कांच की नली है, ठीक, हमारे पास एक कांच की नली है और एक रेशम का कपड़ा हमारे पास है। एग्जाम्पल के तौर पे एक रेशम का कपड़ा है। अगर इस पे हम लोग रेशम की नली और रेशम के कपड़ा को अगर हम लोग घर्षण करें एक दूसरे से, अगर हम लोग घर्षण करते हैं तो घर्षण करने से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा और इन दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी, ठीक है ना, ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या है, घर्षण बल हमने लगाया, ठीक है ना, हमने क्या लगाया, घर्षण बल, यानी ऊर्जा का एक रूप हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया, हमने ऊर्जा का एक रूप लगाया, यानी कांच की नली और रेशम के कपड़ा को, दोनों को हमने ऊर्जा का एक रूप यानी घर्षण बल का हमने इस्तेमाल किया और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आवेश प्राप्त हो रहा है, यानी ऊर्जा का दूसरा रूप हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। यानी घर्षण बल यानी ऊर्जा का एक रूप लगाने से विद्युत आवेश यानी आवेश ऊर्जा का दूसरा रूप यानी विद्युत ऊर्जा, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा यानी आवेश, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आवेश प्राप्त हो रहा है ना। तो यानी आवेश वह ऊर्जा का वह रूप है जिसे एक माध्यम से एक ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है ना। ये कांच की एक नली है, ठीक है। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आवेशन होता क्या है, यानी चार्जिंग जो होती है, ये हमारे पास जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं चार्जिंग, कोई भी वस्तु कैसे कहा जाएगा कि वो आवेशित हो रही है, यानी आवेशन किसे कहा जाता है, आवेशन कहा जाता है किसी भी वस्तु को चार्ज करने या डिस्चार्ज करने, यानी किसी भी वस्तु को आवेशित करने या अनावेशित करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम लोग आवेशन कहते हैं।
क्या होता, आवेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें हमें देखना है कि क्या होता है आवेशन। आवेशन होता है किसी भी वस्तु को आवेशित करना अथवा अनावेशित करना। आवेशित करने का सेंस किसी भी वस्तु में, ठीक है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया जाए या उससे इलेक्ट्रॉन लिया जाए, ठीक है ना। किसी भी वस्तु से, कोई भी वस्तु है, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आके प्रवाहित हो जाए, इसमें आके इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करे या ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, ठीक है। दोनों ही सूरतों में ये वस्तु जो है आवेशित हो जाएगी, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये वस्तु अगर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है तो भी ये आवेशित होगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो भी ये आवेशित हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी वस्तु के आवेशित अथवा अनावेशित होने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। लिखा जाएगा कि किसी भी वस्तु के, किसी भी वस्तु के आवेशित अथवा अनावेशित होने की प्रक्रिया को आवेशन कहा जाता है। जैसे में हम लोग कहें कि अगर कोई वस्तु है हमारे पास, ठीक है, अगर कोई वस्तु है, इस पे कहीं बाहर से किसी दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन आके अगर मिले तो ये निगेटिव होगा और ये आवेशित हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे भी ये वस्तु आवेशित होती है। ग्रहण करने पे ठीक है, आवेशित। अगर इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करती है तो आवेशित हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई वस्तु है हमारे पास और ये इलेक्ट्रॉन का रिलीज करती है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा, यानी धन आवेशित होगी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर आवेशित। यानी अगर कोई वस्तु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो भी आवेशित होगी, और कोई वस्तु है और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो भी इलेक्ट्रॉन आवेशित होगी। फर्क ये है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आवेशित होती है वो हमेशा ऋण आवेशित होती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आवेशित होती है वो हमेशा धन आवेशित होती है, ठीक है। तो चलिए, कितनी विधियां हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये देखा जाएगा इस लेक्चर में। मुख्यतः जो विधियां हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, आवेशन की जो विधियां हैं वो मुख्यतः हमारे पास 3 विधियां होती हैं, ठीक ना। आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं जी? 3 विधियां हैं, ठीक है। पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन, ठीक है। दूसरा है चालन के द्वारा आवेशन और तीसरा जो हमारे पास रूल है वो है प्रेरण के द्वारा आवेशन, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे
वो घर्षण के द्वारा आवेशन और चालन के द्वारा आवेशन की पढ़ाई होगी। ये दो टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड होगा उसमें प्रेरण के द्वारा आवेशन को देखा जाएगा। तो चलिए हेडिंग देते हैं कि घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है, ठीक है ना। घर्षण के द्वारा आवेशन, इसे हम लोग देखेंगे कि घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है। जब भी कोई दो वस्तुओं को आपस में ऐसे घर्षण किया जाता है या रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे वस्तु में चली जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो इलेक्ट्रॉन के इस ट्रांसफर से जो आवेश डेवलप होता है, ठीक है ना, उस आवेश को घर्षण के द्वारा आवेश कहा जाता है। और ये जो विधि होती है किस वस्तु को आवेशित करने की, इस विधि को हम लोग कहते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। यानी कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे में आपस में घर्षण किया जाता है तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, और आवेश के इस विधि को हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसे कि कैसे इसे लिखा जाएगा। कहा जाएगा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुएं क्या होती हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम लोग घर्षण करेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी वस्तु में चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं, ठीक है ना। दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं, ठीक है। और आवेशन की इसी विधि को हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं, हो जाती हैं। और आवेशन की इसी विधि को हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे वस्तु में चले जाने के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, ठीक ना। और आवेशन की इस विधि को हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से स्थानांतरित होता है उसे उस वस्तु पे धन आवेश क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलता है, चलिए निकलता है, इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलता है उस पे क्या होगा, ठीक है, निकलता है उस पर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से, चाहे छोड़िए ऐसे लिखिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु
के द्वारा ग्रहण होगा उस पर ऋणावेश, उस पर ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है कि जिस वस्तु से, सपोज दैट कि हमारे पास ये एक छड़ी है और ये, चलिए हमारे पास सपोज दैट हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और इन दोनों को आपस में हम लोगों ने घर्षण किया, हमने रगड़ा, जो रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज दैट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होकर चला गया। तो जब यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है ट्रांसफर होकर, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जिससे निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस वस्तु में जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, ये धनावेश होगा, ये धनावेश, और ये ऋणावेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से निकल के जाएगा उस पे धनावेश, और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आके जो वस्तु उसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेश। एक और बात यहाँ पे निकल के आती है, क्या कि जिस वस्तु से, ठीक है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, जिस वस्तु के द्वारा, ये कहा जाए कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा क्या होगा जी, तो उसका द्रव्यमान, याद रखना है, द्रव्यमान कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम नहीं घट जाएगा, इसको लिखिए घट, उसका द्रव्यमान घट जाता है। ठीक है ना, लैंग्वेज में कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा उसका द्रव्यमान घट जाता है। ठीक है, फिर इसी में कि जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो पदार्थ या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो इलेक्ट्रॉन में अपना खुद का मास होता है, उसका खुद का वेट होता है, द्रव्यमान होता है उसका। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से, इस पदार्थ से बाहर निकल रहा है, यानी कुछ द्रव्यमान लेके वो बाहर निकलेगा। तो अगर द्रव्यमान लेके बाहर निकल रहा है, यानी इस जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है, इसका कुछ द्रव्यमान में कुछ कमी आएगी ही आएगी, और जिसमें जाके जुड़ रहा है उसमें कुछ द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी, यानी उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यही बात कही जा रही है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसका द्रव्यमान घट जाता है, और जिस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। चलिए इसमें कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी उसमें कमी आ जाएगी। कह रहा है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु या उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो क्या होगा, ये पदार्थ जो होगा या वस्तु जो होगी, ये अनावेशित, न्यूट्रल होगी, या अनावेशित होता है, अनावेशित अवस्था में रहता है। ठीक है ना, अनावेशित अवस्था। मगर वही अगर इलेक्ट्रॉन के इसमें से निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अच्छा, अगर दूसरी भाषा में इसे देखा जाए, यानी दूसरे
ठीक है। अगर इसे हम लोग दूसरे रूप में देखें तो इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है, यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ गई, तो उसको कहा जाएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे इसको कैसे, कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वाले वस्तुओं पर, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वाले वस्तु जो होती है उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसे फीलिंग करना है, पूरा फील करना है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी, उसके वो द्रव्यमान में कमी आएगी, यानी इसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग फिर से एक बार इसमें देख लेते हैं कि क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग, क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर द्रव्यमान में कमी, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी। तीसरी बात, वस्तु धनावेशित होगा, ठीक है। ये तीन बातें यहाँ पे हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से वस्तु के द्रव्यमान में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी, और वस्तु का जो धनावेशित हो, वस्तु का जो आवेश होगा वो धनावेशित होगा, ठीक है ना। और चौथा इसमें जो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको यही बात है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या में कमी आएगी, यही बात यहाँ पे हमने नोटेशन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। चलिए, इसी में एक और चीज़ कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा किसी वस्तु के द्वारा तो क्या होगा, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण होगा तो उसके द्रव्यमान में, पहला कि द्रव्यमान बढ़ जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरी, वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इस तरह अगर चौथा इसमें लिखे नोटेशन फॉर्म में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बड़ा हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, सही है। इसे हमने नोटेशन फॉर्म में लिखा, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, नोटेशन नोट फॉर्म में लिखिए कि जब वस्तु आवेशित होती है, यानी जब आवेशन प्रक्रिया में, घर्षण के द्वारा आवेशन प्रक्रिया में जब वस्तु आवेशित होती है तो दोनों पे
ये वस्तु उस वक्त तक आवेशित होते रहती है, आवेशित होगी, यानी उतना आवेशित होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा जब तक के दोनों वस्तुओं पे आवेश का संख्या बराबर ना हो। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में धनावेश तथा ऋणावेश उत्पन्न होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं को हम लोग घर्षण करते हैं तो दोनों वस्तुओं पे जो एक पे धन आवेश और दूसरे पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है वो दोनों समान मात्रा में उत्पन्न होता है। अगर इस पे 5 इलेक्ट्रॉन धन आवेश उत्पन्न होगा तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है ना, अगर दोनों समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होंगे। नेचर उनका अलग अलग हो सकता है मगर उनकी जो संख्या होगी वो एक समान होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है चालन के द्वारा आवेशन। ये आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, आज यहीं तक पढ़ा जाएगा चालन के द्वारा आवेशन क्या कहलाता है। इसे देख के इस टॉपिक को ख़त्म किया जाएगा। चलिए, चालन के द्वारा आवेशन, कि चालन के द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। जब दो वस्तु जिसमें एक वस्तु आवेशित है दूसरी वस्तु अनावेशित है और दोनों को जब स्पर्श कराते हैं, ठीक है ना, तो उसे कहा जाता है चालन के द्वारा आवेशन। यानी एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा के अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की जो विधि होती है उसे हम लोग चालन के द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। यानी स्पर्श विधि, यानी भौतिक स्पर्श के द्वारा चालन यानी इसे हम लोग कहते हैं भौतिक, इसे कहा जाता है कि भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है, या तो इसे चालन द्वारा आवेशन कहिए या भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन कहिए, दोनों एक ही बात है। कि जब दो वस्तुओं को जिसमें एक वस्तु या एक पदार्थ आवेशित हो दूसरी पदार्थ अनावेशित हो, ठीक है, जब दो वस्तु एक पदार्थ आवेशित हो दूसरी पदार्थ अनावेशित हो और दोनों को एक दूसरे से सटाया जाए, इसे स्पर्श किया जाए, तो एक वस्तु जो है जो आवेशित है वो दूसरी वस्तु जो अनावेशित है उसको आवेशित कर दे, तो आवेशन की इस विधि को हम लोग चालन या भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे लिखें, कैसे लिखा जाएगा। जब कोई अनावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श होती है, से स्पर्श होकर आवेशित हो जाती है, तो आवेशन की इस विधि को चालन या भौतिक
स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई अनावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श होकर आवेशित हो जाती है तो आवेशन के इस विधि को चालन या भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आवेशन की इस विधि में लिखेंगे कि आवेशन की इस विधि में ठीक है, विधि में अनावेशित वस्तु के द्वारा उतना ही आवेश ग्रहण किया जाएगा जितना कि आवेशित वस्तु आवेश का त्याग करता है। ठीक है। आवेशन की इस विधि में यानी चालन के द्वारा आवेशन की इस विधि में सपोज दैट कि ये मेरे पास एक अनावेशित वस्तु है और इसके द्वारा इस आवेशित वस्तु से उतना ही आवेश ग्रहण हो गया जितना ये आवेशित वस्तु अपने पास से आवेश को त्याग करेगी। जितनी आवेश का वो त्याग करेगा उतना ही आवेश उसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। और इस तरह, ठीक है ना, दोनों पे आवेशों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, तथा दोनों पे आवेश की जो संख्या होगी क्या होगी, आवेश की संख्या क्या बराबर होगी। ठीक है, दोनों पे जो आवेश की जो संख्या होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, एग्जाम्पल से इसे हम लोग समझेंगे। ये एग्जाम्पल एक तो हम लोग लेके देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कांच की है, एक नली है, ये हमारे पास एक छड़ है। ठीक है, एक छड़ है। दूसरा हमारे पास क्या है, एक धातु है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे धन आवेशित है ये। ठीक है, धन आवेशित है। ये जो है अनावेशित वस्तु है, अनावेशित मेटल है ये। सपोज दैट अनावेशित है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की जो संख्या है समान है। तो ये क्या हो गया, ये धन आवेशित है, ये धन आवेशित क्या है, छड़ है। ठीक है, और ये अनावेशित हमारे पास क्या है, एक धातु है। सपोज दैट हमारे पास अनावेशित एक धातु है। अब चालन विधि के द्वारा ये जो हमारे पास ये धन आवेशित है, ये न्यूट्रल है, इसको हमें चार्ज करना है। तो कैसे चार्ज करेंगे, तो डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो वस्तु जो है आवेशित हो जाती है, और आवेशन की इसी विधि को चालन के द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो हमें आवेशित करने के लिए, यानी ये न्यूट्रल जो मेटल है, ये न्यूट्रल जो हमारे पास धातु है, इसे आवेशित करने के लिए इन दोनों को हमें स्पर्श कराना होगा। तो जब इसे स्पर्श हम लोग कराएंगे, ठीक है ना, जब इसे हम लोग स्पर्श कराएंगे तो हमारे पास जो फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बना हमारे पास फिगर। ठीक है ना, कैसा बना, ऐसा। ठीक है, अब आइए, जब इस पे स्पर्श कराया हमने, यहां से ये चूंकि ये आवेशित है हमारे पास, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। ये आवेशित है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कम है। ये क्या है, न्यूट्रल है,
इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं। तो जब चालन के द्वारा हम लोग इसे जब इसे हम लोग स्पर्श कराएंगे तो जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें उतना इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ ले लेगा। जब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आवेशित हो जाएगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसमें आएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे पास शिफ्ट करके यहाँ आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जब चले आएंगे तो उस वक्त तक ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जब तक कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है और जितना इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। ये उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और ग्रहण करके ये जो हमारा फॉर्मेट बनेगा ये बनेगा ऐसे, दोनों पे ये दोनों आवेशित हो जाएंगे, ठीक है, दोनों आवेशित हो जाएंगे, केवल दोनों आवेशित ऐसे हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कम धन आवेश होगा, ये थोड़ा कम धन आवेशित होगा और ये धन आवेशित हो जाएगा, ये धन आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनता है, यानी उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉलो करके आएगा जितना इस पे, चूंकि पहले से पॉजिटिव चार्ज है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है अगर इसको हम लोग स्पर्श कराएंगे तो उतना ही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, न्यूट्रल से जो अनावेशित है उससे उतना इलेक्ट्रॉन लेके और जो अनावेशित वस्तु है उसको आवेशित करेगा। तो आवेशित करेगा तो ये कौन सा आवेश इस पर डेवलप होगा, ये पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है और ये जितना इलेक्ट्रॉन की कमी है उतना इस पर इलेक्ट्रॉन का निगेटिव आवेशित हो जाएगा ये। और आवेशित होकर चूंकि ये पहले से पॉजिटिव आवेशित है तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेते 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 ये मिनिमम पॉजिटिव आवेश के करीब में ये पहुंच जाएगा, यानी ये कम धनावेश के करीब में, कम धनावेश के करीब में ये इसके करीब में ये पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और ये धनावेशित तो हो ही करेगा, ये धनावेशित तो होगा ही क्योंकि ये तो दे ही रहा है, ठीक है ना, ये तो दे ही रहा है इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। चूंकि पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से कमी है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ग्रहण करने के बाद इस पे खुद इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन माने कुछ निगेटिव चार्ज ही इस पे आया, ये जितना दिया हुआ है उतना तो नहीं हो पाया मगर हाँ कुछ उतना तो इसके करीब में जाने की प्रयास इसने किया है। ये जितना आवेशित है उतना इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसके करीब में जाने का इसने प्रयास किया है, मगर इसको उतना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा जितना ये अपने पास से दे सकता है। और हमेशा ये कहा गया है कि उतना ही देगा जितना इसको कमी है, इसको जितना चाहिए उतना प्रयास करेगा देने का, अप्रॉक्स उतना प्रयास करेगा मगर पूरा पूरी नहीं मिल पाता है और ये धनावेश का धनावेश हल्का फुल्का इसमें रह ही जाता है, ठीक है। तो इस पे एक टॉपिक इस पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, आवेश लिखेंगे, आवेश उस वक्त तक प्रवाहित होती रहती है जब तक के दोनों वस्तुओं पर आवेश की संख्या बराबर ना हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि अनावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक आवेशित वस्तु पर पहुंचती रहती है, जाती रहती है, फ्लो करती है जब तक कि दोनों पे आवेश की संख्या बराबर ना हो जाए, यानी ये भी धन आवेश हो जाएगी और ये भी धन आवेशित हो जाएगी। और धन आवेशित होने का मतलब होता है, ठीक है, ये पहले से ये धन आवेशित है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये धन आवेशित है मगर ये ले लिया तो लेने के बाद ये धन आवेशित ही रहेगा और ये दोनों धन आवेशित के करीब करीब जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के माध्यम से और इलेक्ट्रॉन के त्याग के माध्यम से, है ना। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। आवेश उस वक्त तक प्रवाहित होगा, आवेश का सेंस इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक इसमें प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों पे समान समान यानी एप्रॉक्स के करीब में समान समान पॉजिटिव चार्ज ना हो जाए, या ठीक है अप्रॉक्स ये इसमें समान समान ये प्रयास तो करते हैं कि समान समान हो जाए मगर उतना हो नहीं पाता है, ठीक है, एक कोशिश करते हैं ये कि हाँ उतना हो जाए, ठीक है ना। चलिए, मगर ये एग्जाम में जब भी पूछे कि हाँ दोनों में क्या फर्क पड़ता है तो ये लिखा जाएगा कि हाँ उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जब तक कि दोनों में समान आवेश ना उत्पन्न हो जाए। तो ये रहा चालन के द्वारा आवेशन। दूसरा पॉइंट, इसका एक लास्ट पॉइंट है आवेशन की विधि में,
प्रेरण के द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग है, वो पूरा एक लेक्चर लेगा, इसलिए उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।